सो गाइज आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा पॉडकास्ट का और उसमें आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे। तो वही कुछ इनसाइट्स के साथ हम लोग ये वापस दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में होते हैं उनके भी आंसर्स आपको विद स्टैटिस्टिकल डेटा मिलने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दिस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंटली मैं एक स्टार्टअप फाउंडर से भी मिला था और उनका भी सेम सवाल है कि जो पिछले 10 साल थे वहां पर इंडिया खुद का एक बेस क्रिएट कर रहा था और वो बेस अभी क्रिएट हो चुका है एंड नेक्स्ट 10 years विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आने वाले हैं, इन स्टार्टअप वर्ल्ड में चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। सो वो क्या क्या चेंजेस रहेंगे एंड हाउ इट विल अफेक्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया का स्टार्टअप जर्नी जस्ट स्टार्ट हुआ है। और ये जो स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट हुआ है उसमें इंडिया ने रॉन्ग टाइम पे एक्सपोजर लिया है। मैं थोड़ा इसके बारे में क्रिटिकल हूँ। रॉन्ग टाइम पे मतलब? मैं वही समझा था कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया सुस्त थी, इंडिया में टेक बूम आ गया हम्म। और एवरी टॉम डिक एंड हैरी ने एक टेक कंपनी डाल दिया, हर एक को एक्सेस ऑफ फंड्स मिल गया। तो अब ये माइंडसेट हो गया कि कंपनी खोल दो, करोड़ों रुपया रेस कर लो और मजे कर लो। हम्म। बट ये हार्श रियलिटी के साथ अभी उनको फेस करना पड़ रहा है। दे आर नॉट गेटिंग मनी, दे हैव टू ले ऑफ एम्प्लॉयज, उनका रेप्यूटेशन खराब हो रहा है। सो स्टार्टअप जर्नी हैज स्टार्टेड। द वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इंडिया प्रोवाइडेड इट कम्स विद डिसिप्लिन। बट क्या क्या चीज़ें चेंज होगी? आई थिंक इंडिया में बहुत सारे लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डेवलप होंगे। हम्म। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया का ताकत है इंडियंस, यंग टैलेंट, जिसके पास एक जियो फोन है, स्मार्टफोन है, 4G के साथ भी वो दुनिया में फ्रीलांसिंग कर सकता है, इंस्टाग्राम पे एडवाइस दे सकता है, freelancer.com पे अपने सर्विसेज दे सकता है। तो ये यंग टैलेंट एंड गुड इंटरनेट कनेक्शन, ये इंडिया को सुपर पावर बना रहा है। इट इज जस्ट द इंडियंस एंड द जुगाड़ माइंडसेट, नथिंग एल्स। एब्सोल्युटली राइट राइट। बट सर स्टार्टअप की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जिन्होंने बहुत टैलेंटेड लोगों को जॉब दे के रखा है। तो स्टार्टअप एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है कि फंड्स रेज करने में, बिकॉज एज यू नो कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो सब चल रहा है फंडिंग के पैसों के ऊपर, फंडिंग बर्न कर रहा है पैसा। एंड उसकी वजह से सीन ये हो रहा है कि वो जो टैलेंट है उनको भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो उस केस में उन लोग को क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड स्टार्टअप का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। स्टार्टअप का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आइडिया को प्रूव करो। हम्म। सभी को लगता है कि हमारे आइडियाज आर द बेस्ट, हम्म। सभी को लगता है हम 30 मार खान है, लेकिन जब वो मार्केट में उतरते हैं तो वो आइडिया इंप्लीमेंट नहीं होता, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं आता। हम्म। सेकेंड, स्टार्टअप का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर आइडिया प्रूफ इज ग्रोथ। यू हैव टू ग्रो लाइक क्रेजी। और इसके लिए वो लोग वैल्यूएशन उठाते हैं कि हमें पैसे मिले, हम मार्केटिंग करें, हम अच्छा टैलेंट करें। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया था कि स्टार्टअप्स गॉट एनी एंड एवरी वैल्यूएशन दे आस्क्ड। मेजोरिटी स्टार्टअप्स जो आईआईटीज है, आईएम्स है, वेल कनेक्टेड है, उन्होंने बोला हमको 1000 करोड़ चाहिए, मिल गया। 100 करोड़ चाहिए, मिल गया। फिर वो पैसे क्या करेंगे? वो पैसे से वो फिल्म स्टार को नचवाएंगे, आईपीएल में स्लॉट्स ले लेंगे, फिल्म स्टार्स को एंगेज करेंगे। एक सीधा आईटी एम्प्लॉय जो 10 लाख में काम करने को रेडी था, उसको 25 लाख का सैलरी दे दिया। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का एनवायरमेंट भी ओवर वैल्यूएशन के कारण हुआ। अब ओके। अब बिकॉज कोविड हैज गॉन बैक, डिजिटल का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो रहा है, रिटेल बढ़ रहा है, वैल्यूएशन साइकिल टफ हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है, रियलिटी चेक आ रहा है कि ग्रोथ के साथ साथ कैश फ्लो पे ध्यान दो, ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट पे ध्यान दो। अब इनकी फट गई। अब वो लोग बोलते कि नहीं, हम क्रेजी हायर नहीं कर पाएंगे, हम आपको सिंगापुर दुबई ट्रिप्स नहीं लेके दे सकते, हम आपको गाड़ी मैकबुक नहीं दे सकते। अच्छे अच्छे टैलेंट्स का ग्रोथ बंद कर दिया, इनफैक्ट ले ऑफ चालू हो गए। तो इन दिस केस आई थिंक दिस इज अ रियलिटी चेक विच इज नीडेड। जो लोग अपने वैल्यू क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, दे आर स्टिल वैल्यूड, उनका ग्रोथ अच्छा है। लेकिन जो सिर्फ इन्फ्लेशन के चक्कर में, सिर्फ ऐसे वैल्यूएशन के चक्कर में थे, वो सब अभी फंस गए। और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, डिफिकल्ट इन व्हाट सेंस? कि डिफिकल्ट इन द सर्वाइवल में ही डिफिकल्टीज आएंगी या फिर बिजनेस ही कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ेगा? दोनों बिजनेस भी बंद हो जाएंगे क्योंकि विल नॉट गेट कैश फ्लो। सेकंड, करियर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास जॉब नहीं है, एक बार आपने 25 लाख में जॉब किया, उसके बाद आपको वापस 5 लाख 10 लाख रुपए में जॉब एग्जैक्टली। करना आपको पसंद नहीं आएगा। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, माइंडसेट चेंज हो गया है। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन है, वेयर पीपल विल हैव टू टेक टफ कॉल्स एंड हार्श रियलिटी। सर इसकी वजह से मेंटल स्टेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा लोगों के? ऑलरेडी मेंटल स्टेट्स इंडिया में अफेक्टेड है। पीपल हैव वेरी लो पेशेंस, पीपल हैव हाई एस्पिरेशन। सभी को इंस्टाग्राम पे फिल्म स्टार बनना है, सभी को इन्फ्लुएंसर बनना है, सभी को कंटेंट क्रिएटर बनना है।
एंड विदाउट एक्चुअल हार्ड वर्क, नॉलेज, एक्सपीरियंस रातों रात करोड़पति बनना है। राइट। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे स्कैम भी हो रहा है। इस इन कोविड टाइम्स बहुत सारे हमारे यूथ स्टॉक मार्केट में गए। स्टॉक मार्केट में जाना बुरा नहीं है, बट अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो और उसमें अगर आपने 1 लाख 10 लाख कमा लिया, तो अभी आपका माइंडसेट हो गया कि लाइफ में आराम करना है, बटन दबाना है और 10 लाख कमाना है। करेक्ट। And this is going to destroy their lives, their marriage, their careers, their homes. I'm aware of people जो scams में फंस गए। I'm aware of people जिन्होंने huge sum borrow किया है, लोन लिया है फ्रेंड से और स्टॉक मार्केट में डाला है, क्रिप्टो में डाला है, क्योंकि उनको रातों रात अमीर बनना है, हार्ड वर्क नहीं करना, पेशेंस नहीं है। उनको चाहिए कि नहीं बस मुझे 50 लाख का बजट मिल जाए, मैं ये कर दूंगा, मुझे ये मिल जाए, और अब उनका लाइफ माइंडसेट एटीट्यूड डिस्ट्रॉय हो चुका है। राइट, राइट। आई गेस ये वैल्यूएशन के गेम ने, लास्ट टाइम भी हमारा इसके ऊपर बात हुआ था, वैल्यूएशन के गेम ने लोगों का पेशेंस लेवल कंप्लीटली हिला दिया है। Yes. मतलब जो चीज़ पहले 20 साल में होती थी, 30 साल में होती थी, बिकॉज जो भी रिसेंट कंपनीज है वो 2-3 साल में उतनी बड़ी बन रही है कि जितना पहले वाले कंपनीज को 30 साल 25-30 साल लगता था, 50 साल लगता था उतना बड़ा बनने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ लोगों के दिमाग में आ रही है, तो उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि यार इस बंदे ने अगर 2 साल में $1 बिलियन का कंपनी बना लिया है, तो चलो इस अभी मैं तो उसको 1.5 साल में ही कर लूंगा। तो और अगर वो नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से कहीं ना कहीं पे एक माइंडसेट भी अफेक्ट करता है हम सब। श्योर। एक एक डायलॉग हमेशा मैं सभी को बोलता हूँ, एक शाहरुख खान के पीछे 10,000 फेल्ड शाहरुख खान भी है। हम एक सक्सेस स्टोरी को देखते हैं जो ग्लोरीफाई होता है, जो फ्रंट पेज पे आता है, इंटरनेट पे आता है, बट देर आर 10,000 फेलियर स्टोरीज विथ whom वी शुड लर्न। तो वो ही टिकता है जिसका फाउंडेशन अच्छा है, जिसका वैल्यू अच्छा है और जिसका बेस स्ट्रांग है। रातों रात करोड़पति अगर आप बन भी गए तो आप टिकेंगे नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी देता हूँ जो ये एग्जाम्पल को हिट करेगा। इमेजिन करो कि आप कचरा उठा रहे हो, ये रियल लाइफ स्टोरी है। यू आर अ गार्बेज मैन, आप कचरा उठाते हो और आपको लॉटरी आया और आपने लॉटरी में करोड़ों रुपए कमाए। विल यू बी हैप्पी और सैड, मंगेश? ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी। बट ये स्टैट्स है, 99% ऑफ पीपल हु हैव गॉट लॉटरीज विदाउट वर्किंग हार्ड, सिर्फ नसीब पे, विद इन 5 years दे आर वर्स ऑफ। क्यों? क्योंकि जब उनको पैसे मिल गए, वो पैसे को उन्होंने डिजर्व नहीं किया, उनको सिर्फ नसीब से मिला है। वो लोग पार्टी करते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, अफेयर्स करते हैं, फैमिलीज टूट जाता है, ड्रग्स अल्कोहल में घुस जाते हैं, लाइफस्टाइल परमानेंटली चेंज हो गया। लेकिन आपका इनकम सोर्स तो चेंज नहीं हुआ। आपके पास 1 करोड़ रुपए, वो खत्म हो जाएंगे 1 साल 2 साल में खत्म। फिर क्या? आपको लाइफस्टाइल कंट्रोल करने के लिए आप फिर क्राइम करोगे, अपने फैमिली को फाइंड होगा कि आपने अफेयर्स किए, फैमिली छोड़ के चले जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, और जो पहले आप कचरा उठा के सम्मान से जीते थे, अब वो भी आपसे नहीं होगा। करेक्ट। So this is the same thing which is happening with some youth of India today. क्रिप्टोकरेंसी, डोजकॉइन, बिटकॉइन, 10 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, हमको रातों रात बड़ा बजट चाहिए, रातों रात करोड़पति बनना है। ये माइंडसेट के कारण दे आर लूजिंग आउट। और एक हाथ सक्सेस स्टोरी मिल गया तो सबको यही देखना है। सबके लिए रोल मॉडल, ये पंच है, ध्यान रखना, सबके लिए रोल मॉडल इलॉन मस्क था। बट 6 महीने बाद देखना यही लोग इलॉन मस्क को गाली देंगे, क्योंकि अब उसका असली चेहरा बाहर आ रहा है कि ट्विटर पे वो क्लाउन है या एंटरप्रेन्योर है। सो ओनली दोज थिंग्स विल लास्ट विच हैव गुड फाउंडेशन एंड सस्टेनेबल। बाकी जो टेम्पररी जीनियस है, बट अगर वो सस्टेन नहीं करोगे तो वो लोग गिर जाते हैं। राइट, राइट, राइट। सर अभी आपने इलॉन मस्क के बारे में बात किया। मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द यूथ के लिए स्पेशली इलॉन मस्क एक आइडल है। डू यू एडमायर हिम? यस, आई रिस्पेक्ट हिज क्वालिटीज, ही इज अ जीनियस। उसने अच्छे अच्छे कंपनीज बनाए, पेपाल बनाया, बेचा, डेडिकेशन किया, फ्रूगल तरीके से जिया। बट उसके अचीवमेंट्स के साथ साथ वी शुड लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। ही इज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू लूज $200 बिलियन। वो जिद में ट्विटर को अक्वायर करने के चक्कर में टेस्ला इज नाउ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एज अ टेक कंपनी। पहले लोग टेस्ला को टेक कंपनी मानते थे कि इसमें कोई इनोवेशन है, नाउ इट इज वैल्यूड ओनली एज अ कार कंपनी। ट्विटर का भी वैल्यूएशन गिर गया, उसका पर्सनल क्रेडिबिलिटी अब स्टेक पे है, वो दिन रात ट्विटर पे ट्वीट करता है। तो ये हमें एक सबक सिखाता है कि वी गेट इंस्पायर्ड बाय जीनियसेस, बट क्या वो जीनियसेस का फाउंडेशन है? लुक एट लॉन्ग टर्म जीनियसेस, रतन टाटा साहब को देखो, years of hard work, years of charity, sounded, grounded, वो रियल हीरो है। लुक एट वॉरेन बफे, years of consistent boring work, he is a real hero, simple living, high thinking। तो ऐसे रोल मॉडल से अगर हम सीखते हैं तो अच्छा है। बट आज के ज़माने में सबको इंस्टेंट चाहिए, सबको वो क्रेजीनेस पसंद है, सबको वो शो शाइन पसंद है।
बट वो सस्टेन नहीं होता है। सर बट अगर एक साइड देखा जाए, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाके देखें, तो पहले भी इलॉन मस्क ने जो भी चीज़ें बनाई थी, ठीक है? तो उसको भी लोगों ने शुरुआत में बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि यार ये कुछ अलग ही कर रहा है बंदा, कुछ अलग ही कर रहा है या फिर कुछ खराब कर रहा है चीज़ें। तो बहुत बार लोगों ने उसको उस टाइम पे भी क्रिटिसाइज़ किया था। अभी भी वो एक सिचुएशन वापस रिपीट हो रहा है कि अभी भी लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बट मेबी हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाए। 100% देयर इज नो टिकिंग अवे कि वो एक जीनियस है। हुँ, हुँ। उसने क्रिएट किया है स्पेस एक्स, टेस्ला, पेपल, हमारे सामने सक्सेस स्टोरीज है। बट हुँ, हुँ। सिर्फ उसे एक रोल मॉडल मानना और उससे ये सीखना कि रातों रात सक्सेस पॉसिबल है, नहीं। आप इंस्पायर हो इलॉन मस्क से कि उसने घंटों काम किए। आप इंस्पायर हो कि डिस्पाइट बीइंग सो रिच वो एक ही छोटे कमरे में रहा जहाँ पे बेड भी नहीं था, जमीन पे सोता था, ही वॉज सो फ्रूगल। हुँ, हुँ। ये चीजें से अगर आप इंस्पायर होते हो तो आप अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। हुँ, हुँ। मेरे पास सिमिलरली एक इंडियन एनालॉजी में एक एग्जांपल देता हूँ। हुँ, हुँ। लोगों ने 2-3 साल पहले कोविड के पहले बहुत न्यूज़ डाला था कि फार्म इजी एक टेक कंपनी है जिसने थायरोकेयर को बाय कर दिया। हुँ, हुँ। थायरोकेयर ने सालों लगाए पैन इंडिया में लैब्स बनाने को, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने को, और फार्म इजी ने 7 साल 10 साल का कंपनी ने बिकॉज़ उसे वैल्यूएशन मिला, उसने थायरोकेयर को खरीद लिया, बाकी ऐसे कंपनीज को खरीद दिया। हुँ, हुँ। बट विल फार्म इजी सस्टेन? आज इतना वैल्यूएशन है, इन्वेस्टर्स उसके पुश कर रहे हैं कि हमें एग्जिट दो। वो आईपीओ निकालना चाहता है, आईपीओ नहीं निकल रहा। वो प्राइवेट प्लेसमेंट चाहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं निकल रहा। और वो दिन रात प्रेशर पे जी रहे हैं। एंड द अल्टीमेट पीपल हु सफर इज द एंड यूजर। फाउंडर्स करोड़पति बन गए, लोगों ने, एम्प्लॉयज ने ईसॉप्स कमा लिया, जितने भी इन्वेस्टर्स थे सबने हाई वैल्यूएशन में पैसे बनाए, हुँ, हुँ। फंस गए। तो लाइक पेटीएम, आप और मैं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं। हुँ, हुँ, So हुँ। always the story and recommend to youth is slow and steady wins the race. वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दो, पेशेंस पे ध्यान दो। हुँ, हुँ, हुँ। ओवरनाइट सक्सेस विल नॉट सस्टेन जब तक उसमें खून, पसीना और वैल्यू नहीं है। राइट। सर अभी आपने आईपीओ वगैरह के बारे में बात किया। क्या? अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज़ के आईपीओज़ आकर गए हैं और अभी एक आईपीओ आने वाला है, यस, ममाअर्थ का। यस। आपका क्या ख़्याल है उसके बारे में? ये सब दोगलापन है। गिविंग क्रेडिट टू अश्लील ग्रोवर साहब फॉर दिस डायलॉग। हाँ, हाँ, हाँ। अगर हम एक पॉपुलर टीवी सीरीज देखते हैं हाँ, हाँ। तो वहां पे वैल्यूएशन को अटैक करते हैं कि वैल्यूएशन क्रेजी है, क्या बेसिस है। हुँ, हुँ, और हुँ। आप इमेजिन करो, हुँ, हुँ। एक साल के अंदर हुँ, मामा अर्थ का वैल्यूएशन डबल हो गया, फ्रॉम 1.5 बिलियन डॉलर्स टू अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन डॉलर्स। हुँ, हुँ। 24,000 करोड़ रुपए। और मामा अर्थ ने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी इंस्पायरिंग। हुँ, बट हुँ। सिर्फ यही साल वो प्रॉफिट हुए, हुँ। और वो प्रॉफिट भी अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ है। ओके। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो जो हमें स्टडी करना चाहिए, पीई रेशियो, हुँ। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। हाँ, हाँ। अपना स्टॉक मार्केट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 15 से 20 में रोटेट होता है। हुँ, हुँ। मारिको जैसा कंपनी जिसके पास इतने सारे लग्जरी ब्रांड्स है, पर्सनल केयर ब्रांड्स है, इतने सालों से वो अपने आप को प्रूव कर रहा है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 56 है। यानी एक सक्सेसफुल, प्रोवन, टाइम टेस्टेड कंपनी है। सो मामा अर्थ का पी रेशियो प्रपोज इज अप्रोक्सीमेटली 1600 टाइम्स। यानी ₹1 का प्रॉफिट करने के लिए 1600 रुपया हम लोग भर रहे हैं, विच इज अनहर्ड ऑफ। क्या ऐसा ग्रोथ है उनका? ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है। मामा अर्थ में शिल्पा शेट्टी ने इन्वेस्ट किया था जब उसका अप्रोक्सीमेटली एक शेयर का प्राइस 41 रुपीज था। हुँ, हुँ। आज उसका शेयर का प्राइस 400 रुपीज है। हुँ, हुँ। ये सभी लोग पैसे बनाएंगे और हम लोग ये ब्रांड के चक्कर में, कि हम फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, हम लोग ये प्रपोज 400 रुपए के शेयर में हम बाई करेंगे और एक कंपनी का वैल्यू सस्टेन नहीं होगा, प्राइस गिरेगा और हम लोग का नुकसान होगा। आई थिंक मामा अर्थ हैज डन अ ग्रेट जॉब, बट इट डजंट डिजर्व $3 बिलियन वैल्यूएशन। ये सिर्फ वैल्यूएशन प्रेशर में निकाल रहे हैं क्योंकि उनके पहले के इन्वेस्टर्स उनको प्रेशर कर रहे हैं कि हमको रिटर्न्स के साथ पैसे वापस दो। सो सर आपने शार्क टैंक के बारे में बात किया, तो शार्क टैंक के बारे में हर कोई इंटरेस्टेड है, हर कोई शार्क टैंक के बारे में बात कर रहा है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन एंड हाउ इट इज हेल्पिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंडिया? देखो, शार्क टैंक ने एक चीज बहुत अच्छा किया कि पूरे देश में कन्वर्जेशन चालू कर दिया अबाउट बिजनेस, अबाउट स्टार्टअप्स, अबाउट वैल्यूएशन, अबाउट स्ट्रैटेजी, अबाउट ग्रोथ। ये उनका सबसे बड़ा सक्सेस है। बट मेरे हिसाब से शार्क टैंक एक स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम से ज्यादा एक ड्रामा सीरीज है, एक एंटरटेनमेंट पैकेज भी है। मैं 3 पॉइंट्स देता हूँ उसके सपोर्ट के लिए। जितने भी शार्क्स थे शार्क टैंक के पहले, दे वर नॉट फेमस इन द पब्लिक स्फीयर। दे वर वेरी सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड पीपल, बट दे वर नॉट फेमस। सेकेंड, काफी शार्क्स मुझे लगते हैं दे हैव यूज्ड द शार्क टैंक प्लेटफॉर्म फॉर देयर ओन प्रोपोगेंडा।
जैसे कोई ना कोई कंपनी अब आईपीओ निकाल रहा है, बोर्ड के अमन गुप्ता है, उन्होंने ट्राई किया आईपीओ निकालना, दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन द शार्क टैंक वेव। फिर शुगर भी ट्राई कर रहे हैं कि अपना डील्स करें, मामा अर्थ का तो आईपीओ अभी आ रहा है। तो शार्क टैंक का फायदा जितना पार्टिसिपेंट्स को होना चाहिए, कभी कभी उससे ज्यादा इनको भी हुआ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, विच इज ओके। पर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस, जितने भी शार्क टैंक आप इंटरनेशनली देखो, ये सीजन सेकेंड सीजन ऑफ शार्क टैंक में ग्रुपिज्म हो रहा है कि शार्क टैंक्स मिल के कंटेस्टेंट्स को बुली करते हैं और उनका वैल्यूएशन गिराते हैं, उनको बुली करते हैं और फेवरेट डील करते हैं। और जब उनके खुद के कंपनी का डील्स का वैल्यूएशन आता है, तभी वैल्यूएशंस कैन बी अट्रोशियस एंड एवरीथिंग कैन बी जस्टिफाइड। सो ये मुझे लगता है कि अब शार्क टैंक थोड़ा टर्न ले रहा है, जहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा हो रहा है, पर्सनल फेवरेटिज्म ज्यादा हो रहा है, एंड दिस बुलिज्म, ये जो बुली हो रहा है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बट ओवरऑल इट हैज हेल्प द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेशन, बट मीनिंगफुल स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए अब तक मेजर इंपैक्ट दिख नहीं रहा है। राइट सर, अश्विनी ग्रोवर को वहां पे बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है, बट डू यू फील कि अश्विनी ग्रोवर वाज द एक्चुअल फेस ऑफ शार्क टैंक और वो अभी कहीं ना कहीं पे मिसिंग है? एक्चुअली जो रियल दुनिया है स्टार्टअप्स का और शार्क टैंक है, वो बहुत अलग है। रियल दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है। शार्क टैंक में कभी कभी ऐसा लगता है कि इट इज स्क्रिप्टेड, उसको बहुत कंसाइज किया हुआ है, उसको ड्रामा फ्रेंडली, व्यूअर फ्रेंडली बनाया गया है। तो एक्टर्स में कम एंड गो, बट दिस इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट पैकेज। सबसे बड़ा फायदा होता है पार्टिसिपेंट्स को कि उनको अब लाखों लोग जानते हैं। जब उनका वो एपिसोड देखते हैं तो बेसिक अवेयरनेस होता है, दैट इज द बेस्ट एडवांटेज। और सेकेंड इज कन्वर्जेशन स्टार्ट हो गया। बट आई थिंक रियल स्टार्टअप फाउंडर्स शुड लुक एट शार्क टैंक एज ओनली अ मीडियम, बट शुड ऑल्सो एक्सप्लोर एंड बिल्ड देमसेल्व्स मच मोर। मेरे हिसाब से शार्क टैंक का फेस बाहर वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां से भी अभी लोग कंपेयर करते हैं। इंडिया शार्क टैंक हैज अ लॉन्ग वे टू गो। राइट, इट इज जस्ट स्टार्टेड नाउ। जस्ट सर, हमारा यूथ जो है वो शार्क टैंक को देख के मोटिवेट हो रहा है। Sure. तो क्या ये सच में एक ना पॉजिटिव वे में जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं पे ये गलत साइड में भी जा रहा है? नहीं, ये एक अच्छा बेस है, इट्स ओके टू गेट इंस्पायर्ड। लेकिन ज्यादातर लोग जिससे मैं बात करता हूँ, यूथ जिससे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, वो लोग ग्लैमर को देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि आज इनके पास करोड़ों रुपए है, एक अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, वो लाइफ गाड़ियां है, रोल्स रॉयस है, इंटरनेशनल वेकेशन कर रहे, दे आर स्प्लर्जिंग मनी एंड दे आर ऑलवेज इन द लाइमलाइट, और उन्हें लगता है कि हमें भी ग्लैमर चाहिए। बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट द सैक्रिफाइसेस। और मैं वापस रिपीट करता हूँ, खून, पसीना और वैल्यू जब तक आप दोगे नहीं, आप सक्सेस एंजॉय नहीं कर पाओगे और वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। आप देखो क्या हो रहा है अश्विनी ग्रोवर के साथ, जो कंपनी उसने बनाया उसमें गाली गलौज, कंट्रोवर्सी है। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिम, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर सस्टेनेबल सक्सेस रहेगा, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागेंगे, तो आदमी सक्सेस, फेम और वेल्थ इन ट्रू सेंस एंजॉय कर पाएगा। सो आई थिंक शार्क टैंक में लोग अभी ग्लैमर ज्यादा देख रहे हैं और लोग सेल्फिश मोटिव ज्यादा देख रहे हैं। रियल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज दैट रियल डेवलपमेंट यू फील कि वो होना चाहिए? आई थिंक पीपल शुड टॉक मोर अबाउट फेलियर्स। हमारे देश में फेलियर्स को जिस दिन सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन ज़्यादा सक्सेस होगा, ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगा। वी शुड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हमारे समाज में लोग टॉन्ट मारते हैं, अरे इसने कंपनी चालू किया बंद कर दिया, अरे ये जॉब किया, ये यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था नहीं कर पाया। उससे अच्छा जिस दिन हम फेलियर्स को सेलिब्रेट करेंगे, इसने ट्राई किया, कोई बात नहीं, इसके कारण इसका लाइफ बेटर हुआ, पीपल विल शेयर मोर, एडवाइस अच्छा मिलेगा और लोग काम करेंगे। एंड सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फंडामेंटल्स। मैं वापस रिपीट करता हूँ, बिना मेहनत किए और जो आप डिजर्व नहीं करते, आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते। आई नो सो मेनी वेल्दी फैमिलीज इन मलाबार हिल्स, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते, खाना खाने से ज़्यादा वो लोग दवाइयाँ खाते हैं और रात को रो के सोते हैं। तो वो पैसे और फेम का क्या फ़ायदा? यस सर, एक्चुअली ये सब रियलिटी है, लेकिन सीन ये है कि ये सब रियलिटी पर्दे के पीछे है। पर्दे पे तो लोग वही देखते हैं, मतलब इंस्टाग्राम इज लाइक अ एक्चुअल पर्दा जिसपे सारी की सारी ग्लैमरस चीज़ें लोगों को दिखती है और वही ग्लैमरस फेस को देख के, वही ग्लैमरस साइड को देख के लोग मोस्टली इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन ये पर्दे के पीछे की जो लाइफ है, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको देखते ही नहीं है। एंड इसी वजह से वो लोग भी दुखी है और शायद से जो लोग इनको देख रहे हैं, उनकी पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, वो लोग भी दुखी है कि हमारी लाइफ ऐसी नहीं है। इंस्टाग्राम इज लाइक अ मेकअप। वही कपल आई लव यू टू ईच अदर इंस्टाग्राम पे लिखेंगे, लेकिन एक दूसरे को रियल लाइफ में नहीं बोलेंगे और एक महीने बाद एक दूसरे को डिवोर्स की नोटिस देते हैं। सो इंस्टाग्राम इज जस्ट अ मेकअप। इट इज ओके टू शेयर एंड बी अ कंटेंट, बट नॉट टू बी इन्फ्लुएंस। जितने आप जेन्यून रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, उतना ही आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये नेक्स्ट 10 years इज अबाउट ऑथेंटिसिटी। द मोर ऑथेंटिक एंड जेन्यून यू आर, द मोर पीपल विल कनेक्ट विथ यू एंड लाइक यू।
सो गाइज मैंने ये बात बहुत बार बोली भी है कि इंस्टाग्राम पे जो आपको दिखता है वो रियलिटी नहीं है। आई एम अ इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर, लेकिन मुझे पता है कि जो चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती है वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। रियलिटी बहुत डिफरेंट है उससे। तो बहुत बार हम लोग को ऐसा लगता है ना कि यार इस बंदे का लाइफ देखो कितना सही है, कितना सब चीज़ें हो रहा है, स्टार्टअप फाउंडर्स का देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ का देखते हैं, तो उसके पीछे का एक अलग साइड भी होता है जिस साइड को हम लोग कभी देख ही नहीं पाते, जो उनके लाइफ में एक्चुअल में चल रहा है। तो उसको देख के आप अपने आप को कोसो मत कि आपकी लाइफ सही नहीं है। आपकी लाइफ सही है, लेकिन आप गलत चीज को आइडल कर रहे हो, गलत चीज से इंस्पायर हो रहे हो। तो इंस्टाग्राम को देख के कभी भी इंस्पायर मत होना एकदम, और खुद को ऐसा कोसो मत। ऑल राइट सर, सो इंस्टाग्राम के ऊपर तो रियलिटी चेक हो गया है। सो जैसे कि आपने अभी पहले बोला कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ओपन अप हो रही है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है। तो ये कौन सी अपॉर्चुनिटीज है? लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, एस्पायरिंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, जिनको खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। तो इनके लिए ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसके ऊपर वे काम कर सकते हैं? देखो, मेजर ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया जिसके कारण इंडिया अब नेक्स्ट वर्ल्ड लीडर बन सकता है। पहला तो है टेक। पूरे दुनिया को एआई आईटी चाहिए, और इंडिया के पास जो टेक नॉलेज है, जो टेक स्टाफ है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन चल रहा है। बट इसके अलावा आई थिंक देयर आर टू मोर रिवोल्यूशंस विच आर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्शन। आज लोग चाइना से दूर भागना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव हो। वियतनाम ट्राई हो रहा है, बांग्लादेश ट्राई हो रहा है, टर्की ट्राई हो रहा है, बट इंडिया हैज़ अ चांस। अगर हम और स्टेबिलिटी लाए, पॉलिटिकल लैंड लॉज लाए, और अगर अच्छे से हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, तो ये देश के इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है। एंड द थर्ड रेवोल्यूशन विच आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ इज स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। इंडिया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी लोग दुनिया से यहाँ पे आते हैं टू फाइंड देयर आइडेंटिटी, टू फाइंड देयर पीस, इंक्लूडिंग एप्पल, जो आज ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन कंपनी बन चुका है। इंडिया के इकोनॉमी जितना उसका मार्केट कैप है। उसके फाउंडर स्टीव जॉब्स यहाँ पे आए थे, मेडिटेट किया, यहाँ पे गुरु से मिले और अपना पर्पस फाइंड करके गए हैं। सो आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड विल नाउ कम टू इंडिया इन वॉट एवर फॉर्म, नॉट रिलीजन बट स्पिरिचुअली, टू फाइंड पीस, टू फाइंड होलिस्टिक वेलनेस, टू फाइंड देयर पर्पस। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियंस को कि हम वेस्ट को इमेट करते हैं, वेस्ट को ब्लाइंडली एप करते हैं, बट अगर हम हमारे रूट्स के पर जाए, माँ बाप से अच्छे से बात करना, उनके पैर पड़ना, बहुत छोटा चीज़ है, बट बहुत इम्पैक्ट है। गुरुओं का रिस्पेक्ट रखना, अपने ट्रेडिशन वैल्यूज़ को ऑनर करना, दिस विल हेल्प अस टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि जिसके पास अपना रूट्स, पर्पस और ब्लेसिंग्स है, उनके पास एडिशनल बोनस है फॉर गुड लक। Absolutely, sir. Sir, but apart from that, कि this is तो important, मतलब I completely agree with this point. But apart from that, in a sector wise ऐसी कौन सी और जगह है जहाँ पे इंडियन यूथ को ट्राई आउट करना चाहिए? श्योर, आई थिंक बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स है, हेल्थ एंड वेलनेस बीइंग वन। इंडिया इज गोइंग टू बिकम अगेन मेडिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि बाहर यूएस और यूके में ऑपरेशन सर्जरीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ से लोग यहाँ पे फ्लाई करते हैं टू गेट दिस सर्जरीज डन। सर फॉर एन रेफरेंस, लाइक कितना यहाँ पे डिफरेंस है? बहुत बार मैंने सुना है कि Yes. वहाँ पे बहुत कॉस्टली, हमारे यहाँ पे चीप है, लेकिन कुछ ऐसा डेटा है जो इन सब इसको एक सपोर्ट कर सकता है? श्योर। और नॉर्मल अगर आपको वहाँ पे जस्ट एडमिट भी होना है, और एडमिट होने के बाद सर्दी खांसी की गोली भी अगर आपको लगती है, तो आपको मिनिमम $200 का बिल लगता है। $200 इज 16,000 रुपये। हेल्थ केयर इज सो एक्सपेंसिव क्योंकि उनका एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ पे फंडिंग प्रॉपर नहीं है, और वहाँ पे लोगों ने राइट ले लिया हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं डेंटल चेकअप के लिए, आई चेकअप के लिए, मेजर सर्जरीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक इट्स अ फैक्टर ऑफ 10। जो चीज़ वहाँ पे 10 पे होता है, यहाँ पे 1x पे हो सकता है, एट द सेम क्वालिटी, यूजिंग गुड रिसोर्सेज, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेडिकली इंडिया विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड इज वेलनेस, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, होलिस्टिक वेलनेस, डिटॉक्स, मेडिटेशन। बहुत से लोग इंडिया में आते हैं 14 डेज योगा, डाइट, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी करके माइंड बॉडी सोल को डिटॉक्स करके जाते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। योगा इज अ $25 बिलियन इंडस्ट्री ओनली इन द यूएस। वो Meditation is a $19 बिलियन industry only in the US. Ayurveda is expected to be a $100 बिलियन industry across the world only from India, जिसके रूट्स इंडिया में है।
तो अगर हम सो हमारे अभी करंटली कितना है इसका वैल्यूएशन, या फिर करंटली इंडस्ट्री कितना है ये इंडिया में? आयुर्वेदा इन इंडिया इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इज़ वेरी वेरी फ्रैगमेंटेड, अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है और इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप इमेजिन करो $100 बिलियन का इंडस्ट्री बन सकता है 3 साल के अंदर। इसका 1% भी अगर आपने कैप्चर किया तो आप $1 बिलियन एंटरप्राइज बन सकते हो। Look at Dabur, look at Himalaya, look at these people. They are giants and they will keep growing. So this is a beautiful opportunity for Indians to come explore the roots and serve the world. Meditation, yoga, wellness, डाइट अपना है, पंचकर्मा, आयुर्वेदा, ये एक सेगमेंट हो गया। थर्ड सेगमेंट इज एजुकेशन। द एंटायर वर्ल्ड वांट्स होलिस्टिक एजुकेशन। हमारे इंडियंस के पास नेचुरली मल्टीपल लैंग्वेजेस का स्किल है। हमारे घर पे मदर टंग बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, शायद इंग्लिश बोला जाता है। तो वी आर एक्सपोज टू 3 to 4 लैंग्वेजेस एट अ मिनिमम, वेयर इन द यूएस यूके पीपल आर एक्सपोज टू 1 or 2 लैंग्वेजेस। तो हमारा जो मैथ्स का कैपेसिटी है, टेक्निकल कैपेसिटी है, स्किल लैंग्वेज स्किल्स का कैपेसिटी है, वी आर फार अहेड एंड वी कैन ऑल्सो बिकम द एजुकेशन ट्रेनर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एजुकेशन, हेल्थ, वेलनेस और आईटी, ये 3 इंडस्ट्रीज नेक्स्ट 10 साल में बहुत ज़्यादा बूम करेगा। इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है एंड ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ हंगर। राइट लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, फंड्स भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास हंगर है, आप सीखते हो, फाउंडेशन बनाते हो, तो आप इसमें डेफिनेटली वेल्थ, फेम और सक्सेस कमा सकते हो। एब्सोल्युटली सर, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट। बट मुझे ये डेटा नहीं मालूम था कि इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। सो आयुर्वेदा वगैरह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा यूथ है, दे आर अर्निंग वेल नाउ, एंड वो थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और खुद का केयर करने पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं। पहले जनरेशन जैसा नहीं है अभी कि हमारे माँ बाप पैसा सेव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, खुद को थोड़ा कम चीज़ें प्रोवाइड करते थे, लेकिन पैसे सेव ज़्यादा करते थे। अभी की हमारी जो जनरेशन है, खुद की लाइफस्टाइल कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर वो फोकस्ड है। सो आई गेस वो चीज़ भी बड़े बड़े सेक्टर्स यहाँ पर ओपन कर रही है स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती है। तो गाइज ये एक बहुत अमेजिंग सेक्टर हो सकता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि फॉरेन की कंपनीज आती थी, इंडिया को एज अ मार्केट ट्रीट करती थी और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल करती थी। लेकिन अभी ट्रेंड बदल रहा है, यहाँ पर अभी इंडिया खुद के प्रोडक्ट्स बना रहा है और ये प्रोडक्ट्स हम लोग पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है और इसी के साथ इंडिया का डोमिनेंस जो है वो बाकी कंट्रीज के ऊपर बढ़ रहा है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है एंड यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटीज। सर अभी इलॉन मस्क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उनकी जो नेटवर्थ है वो पिछले 2-3 साल से बहुत रैपिडली बढ़ी है और वैसी ही कुछ सिचुएशन हमारे इंडिया में गौतम अडानी सर की है। तो उन्होंने जो नेटवर्थ इस 2 साल में बनाई है, तो उसके पीछे कितनी स्टेबिलिटी है, या फिर ये भी एक बबल है? देखिए, इलॉन मस्क ने जो नेटवर्थ बनाया, बट प्लीज अंडरस्टैंड ही इज ऑल्सो द फास्टेस्ट टू लूज $200 बिलियन। राइट। तो नेटवर्थ इज नॉट द राइट मेट्रिक। वो वैल्यूएशन के कारण, शेयर प्राइस के कारण प्लस माइनस हो सकता है। एक्चुअल है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो, आपके एक्चुअल रेवेन्यूज क्या है, आपका कैश फ्लो प्रॉफिट क्या है। गौतम अडानी जी ने लास्ट 3 साल में फैंटास्टिक रिस्क लिए, बट देर इज नो सीक्रेट दैट ही हैज गॉट पॉलिटिकल फेवरेटिज्म। उनका रियल सक्सेस या फेलियर हम आज नहीं, लेकिन 2027, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ डिसाइड करेंगे कि उन्होंने जितने लोन्स लिए, जितने डील स्ट्रक्चर किए, जो वैल्यूज में कंपनीज को अक्वायर किया, क्या वो उसे सस्टेन कर पा रहे, टाइम पे लोन्स रीपे कर पा रहे, टाइम को अच्छा वैल्यू दे पा रहे हैं। तो 2027 में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या गौतम अडानी जी ने जो स्पेक्टेकुलर ग्रोथ किया, इज इट सस्टेनेबल और वॉज इट अ बबल। ओके ओके, मतलब ये भी एक बबल हो सकता है जैसे कि यूएस में इलॉन मस्क के साथ हुआ है। तो क्या ये एक बबल हो सकता है हमारे इंडिया में भी? आई ऑलवेज कॉशन कि गाड़ी हमेशा 6th गियर में नहीं चलाना चाहिए। कभी ना कभी गियर डाउन करना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए, स्लो एंड स्टेडी जाना चाहिए। नॉन स्टॉप फास्ट ग्रोथ विल कॉज एक्सीडेंट्स। आई बिलीव गौतम अडानी जी के आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगे जो उनके कंपनी के लिए खतरा हो सकता है। बट द कंपनी हैज बिकम टू बिग टू फेल। द गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप इन। अगर अडानी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ होता है तो बैंक्स पे इतना प्रेशर आएगा कि पूरा कंट्री का इकोनॉमी हिल जाएगा। तो ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज अचीव द स्टेटस ऑफ टू बिग टू फेल। अब उसको बचाने झक मार के गवर्नमेंट भी आएगा, पर 2027 में देखते हैं। माई बेट इज दैट इट इज अ बबल एंड इट विल बर्स्ट वेरी वेरी सून। ओके, सो गाइज लेट्स सी कि ये चीज़ें क्या
होगी इन फ्यूचर में, सो वी विल बी देयर टू सी द, सो गाइज दिस इज द रियलिटी। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग को एक टाइम के बाद पता चलेगी, सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है।